हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी मस्कुलोस्केलेटल की रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन होती क्या है कि एक पर्सन्स है, उस पर्सन्स के अंदर क्रॉनिक या फिर एक तरह से ऑटो इम्यून कंडीशन आती। ऑटो इम्यून की कंडीशन है, देखो ऑटो इम्यून के अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम हमारी नॉर्मल सेल पे अटैक करता है। ठीक है, हमारी नॉर्मल सेल पे अटैक करेगा और उन नॉर्मल सेल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इस प्रकार की कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया और हमारे बॉडी के जो सेल्फ इम्यून सिस्टम को डैमेज करे, इस प्रकार की कंडीशन होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड का मतलब हो गया ऑटो इम्यून, रोमेटॉइड का मतलब हो गया ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है। और किसके स्टूडेंट, आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन लेके आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसके अंदर मोस्टली जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, इसके अंदर जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, कौन से टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का डैमेज होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसमें डैमेज होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनती है, वो एंटीबॉडी कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है, कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट। कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करेंगी और पर्सन्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आर्टिकुलेशन के लिए यूज करवाते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होते हैं, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होते हैं। इन आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेगा और पर्सन्स का जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल फ्लूइड इतना थिक हो जाएगा कि जॉइंट्स फिर क्या नहीं कर पाएंगे, इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। और जॉइंट्स इजीली मूव नहीं कर पाएंगे तो पर्सन्स के अंदर जब पेन अराइज होगा, जब पर्सन क्या करेगा, जॉइंट्स के अंदर मूव करेगा तो सबसे ज्यादा पेन क्रिएट होने वाला है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल पे अटैक करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे हम डेफिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखो, पर्सन्स के अंदर जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशंस होती है, दिस इज द सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब ये हुआ कि पूरी बॉडी को प्रभावित करेगी। स्टूडेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने पढ़ा था लोकल जॉइंट को प्रभावित करती है, जबकि सिस्टेमेटिक रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन पूरे बॉडी को प्रभावित करेगी। भाई इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के अटैक होने से पूरी बॉडी प्रभावित होने वाली है, जनरल कंडीशंस अराइज होगी। देखो, पर्सन्स के अंदर फिंगर दिखाई गई है, नॉर्मल फिंगर नहीं है, अब नॉर्मल फिंगर है। फिंगर की शेप क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। फिंगर की शेप चेंज हो जाती है और ये फिंगर की शेप चेंज कैसे होगी, देखो ये हमारे एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट्स है, ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट्स है, ये जॉइंट का कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। यस या नो, यस, ये नॉर्मल बात है। आगे बात करते हैं, कंडीशन इम्यून सिस्टम को अटैक करने वाली होगी तो देखो हेल्दी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन भी अभी भी हेल्दी है, बट यहाँ पे फ्लूइड थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं, जब साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड जो मेम्ब्रेन होगी ये क्या हो गई, इन्फ्लाम्ड हो गई। साइनोवियम यानी कि हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो इतना थिक हो गया कि अब यहाँ की जो मेम्ब्रेन होगी वो रेड इन्फ्लाम्ड होने लग जाएगी। बोन के जो कार्टिलेज दिख रहे हैं, जो आर्टिकुलेशन के लिए यूज करवाते हैं, वो कार्टिलेज धीरे धीरे क्या हो गए, लॉस हो गए। बोन से कार्टिलेज लॉस हो गए और कार्टिलेज लॉस होके पूरे जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन क्यों होगा, जब एक पर्सन कार्टिलेज तो लॉस हो गए, फिर भी पर्सन मूव करेगा, तो मूव के कारण फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, ये पार्ट इन्फ्लाम्ड हो जाएगा। और पार्ट के अंदर इन्फ्लाम्ड होने की कंडीशन को क्या बोल देंगे, सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, ये पूरे जॉइंट्स, बॉडी के पूरे जॉइंट्स को प्रभावित करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द
जेनेटिक फैक्टर्स, ये कंडीशन जेनेटिक हमारे जीन की अबनॉर्मलिटी के कारण होता है। ऑटो इम्यून कंडीशन हमारी जीन की अबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं स्टूडेंट। तो ये कंडीशन है वो ऑटो इम्यून है, लेकिन ये जेनेटिक फैक्टर के कारण डेवलप होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था रूमेटोइड या रूमेटिक फीवर, यस, स्कारलेट फीवर, इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसके अलावा इम्पेटिगो, IMPETIGO, इम्पेटिगो, यस, ये कंडीशन होती है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अलावा भी हैं जैसे सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस है, बहुत कंडीशंस हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है? रूमेटोइड फीवर है, स्कारलेट फीवर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इम्पेटिगो, ये सारी कंडीशन कौन सी होती है स्टूडेंट? ये सारी कंडीशन ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं ये कंडीशन रूमेटोइड आर्थराइटिस ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून का मतलब हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एंटीबॉडी का काम करेंगी और हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगी, ठीक है। हमारी बॉडी को एंटीजन मान के अटैक करेंगी और पर्सन्स के अंदर क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेल्स डैमेज हो जाएंगी और कंडीशन कौन सी? इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाएगी। एक हम इसी कंडीशन से रिलेटेड एक छोटी सी यहाँ पे बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो किसी पर्सन्स के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक बैक्टीरिया के कारण हुआ है, जिसको कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं? GBS। इस GBS का एक इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी के अंदर। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इस बैक्टीरिया के कारण हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन हुआ है। जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया जाएगा, ये बैक्टीरिया जाते ही क्या करेगा स्टूडेंट? कुछ फैक्टर्स को रिलीज करेगा, कुछ सबस्टेंस होते हैं उनको ये रिलीज करेगा। जैसे एग्जाम्पल बताएं तो क्या क्या होंगे? जैसे स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये बैक्टीरिया इन सबस्टेंस को रिलीज करेगा। यहाँ पे बात क्लियर होगी कि एक बैक्टीरिया था जिसको हमने GBS बोला, वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया। हमारी बॉडी में जैसे ही जाएगा ये कुछ सबस्टेंस को रिलीज करेगा बॉडी में जाते ही। कौन कौन से को? स्ट्रेप्टोलाइसिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये वो एंजाइम है जो इसको मारने से बचाते हैं। हमारी सेल जैसे इन पे अटैक करेगी, ये क्या करेगा? स्ट्रेप्टोलाइसिन और स्ट्रेप्टोकाइनेज दो एंजाइम को रिलीज कर देगा। जैसे ये एंजाइम रिलीज होंगे, फेगोसाइटोसिस से इसको प्रिवेंट कर लिया जाएगा। तो ये दो एंजाइम हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे ये किसका काम कर रहे हैं? फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। किससे प्रिवेंट हो जाएगा? फेगोसाइटोसिस से। ये फेगोसाइटोसिस से प्रिवेंट हो गया। अब इसको किल नहीं किया जा सकता, हमारी नॉर्मल सेल इसको किल नहीं कर पाएंगी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब ये किल नहीं कर पाएंगी तो ये जो इसके अगेंस्ट क्या बनेंगी स्टूडेंट? एंटीबॉडी बनेंगी। हमारी बॉडी में क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेंगी, ठीक है। लेकिन ये GBS होता है, ये सेम हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है, जिसको कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? एम प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? एम प्रोटीन। ये बैक्टीरिया किससे बना होता है स्टूडेंट? ये स्पेशल प्रोटीन एम प्रोटीन से बना हुआ है। एम प्रोटीन से ये बना हुआ है
और हमारी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एम प्रोटीन पाई जाती है। ये बैक्टीरिया एम प्रोटीन से बना हुआ है। हमारी बॉडी की एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर ली कि जितनी भी पार्ट्स एम प्रोटीन से बना हुआ सबको डिस्ट्रॉय कर दो। तो एम प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा तो ये जीबीएस तो खत्म होगा जैसे होगा, लेकिन इसके साथ कौन डैमेज हो जाएगा, हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज होंगे। हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज होंगे और कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी की हेल्दी टिश्यू है। तो एम प्रोटीन के चक्कर में बैक्टीरिया को मारना था, लेकिन कौन मर गया, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गए। और कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल है और नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करना कौन सी कंडीशन कहलाती है, ऑटो इम्यून कंडीशन कहलाती है। इस प्रकार की कंडीशन को हम ऑटो इम्यून बोलते हैं कि अबनॉर्मल या फिर बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ हमारी नॉर्मल सेल या टिश्यू को खत्म कर दे, उसको कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, उसको कौन सी, एम प्रोटीन वाले बैक्टीरिया जो हमारी नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। कौन सी कंडीशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्लियर। तो ये हमने एक एग्जांपल दिया, इस प्रकार से हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी अराइज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट वन है विच अफेक्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमने बात किया है कि ये जो ऑटो इम्यूनिटी है ये हमारे कौन से टिश्यू को प्रभावित करता है, मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है। जो बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन पे अटैक करेगा। रीजन हमने बता दिया कि कनेक्टिव टिश्यू को ही क्यों करेगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में एम प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया ऑल्सो एम प्रोटीन का होता है। तो बैक्टीरिया को मारेंगे तो कौन मरेंगे, कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म होंगे। यस। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, देखो कौन कौन प्रभावित होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रभावित हो रहे हैं। यस। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, वो कार्टिलेज दो बोन होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे। साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है, वो मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, अफेक्टेड होगी, और उस मेम्ब्रेन के अफेक्टेड होने से इन्फ्लामेटरी कंडीशन आएगी। नेक्स्ट वन है इंक्रीज थिकनेस इनसाइड द जॉइंट्स एंड एक्सटेंशन। क्या होगा, पर्सन्स के अंदर जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो साइनोवियल फ्लूइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिक। और जब साइनोवियल फ्लूइड थिक हो जाएगा तो अब की बार मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, पार्ट है वो स्ट्रेट रह जाएगा। हम जब मूव करवाएंगे इसको इस प्रकार से तो ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड इसको लुब्रिकेट नहीं कर रहा है, और लुब्रिकेट नहीं होंगे तो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। कौन सी कंडीशन में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन, जिसका हमने एक इमेज के द्वारा एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि इस प्रकार की कंडीशन होती है तो साइनोवियल फ्लूइड है वो कैसे थिक हो जाता है और कैसे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज को डैमेज करता है। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है साइनोवियल विच लीड टू इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। देखो क्या है कंडीशन, इन्फ्लामेटरी है, सिस्टेमेटिक इन्फ्लामेटरी है। दो चीजों में ध्यान रखना कि आर्थराइटिस दोनों में हो रहा था, ओस्टियो आर्थराइटिस था, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। दोनों में आर्थराइटिस से डिफरेंस क्या था ये हमने पहले बता दिया कि ओस्टियो आर्थराइटिस में लोकल जॉइंट प्रभावित होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिस्टेमेटिक होते हैं, जनरल जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें है कि विच लीड टू इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। जब कंडीशन कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करने वाली होगी तो किसको प्रभावित करेगी, जॉइंट्स, और जॉइंट्स में क्या लेके आएगी, इन्फ्लामेशन। जब भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ साइन आते हैं जिनको कौन से साइन बोलते हैं, कार्डिनल साइन बोला जाता है स्टूडेंट। क्या, कार्डिनल। अब देखो कार्डिनल साइन है वो कितने होते हैं, जब इन्फ्लामेशन आएंगी 5 कार्डिनल साइन देखने को मिलेंगे। 5 कार्डिनल साइन में पहला होगा रेडनेस, इसका जेनेरिक नेम को इसको बोलते हैं रूबर। रेडनेस को क्या बोल सकते हैं हम, रूबर बोला जाता है। पेन होगा उसको क्या बोलेंगे, डॉलर, उसको डॉलर बोला जाएगा। पर्सन के स्वेलिंग आती है उस पार्ट पे, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, उसको ट्यूमर बोलते हैं। पर्सन्स के हीट होगी उस एरिया में, उसको क्या बोलेंगे, उसको कलर बोला जाता है, कॉलर बोला जाता है। और लॉस ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लॉस ऑफ फंक्शन को क्या बोलते हैं, फंक्शन लेसा।
फंक्शन लेसा, इट्स ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 कार्डिनल साइन होते हैं किसके? इन्फ्लामेशन के। ये 5 कार्डिनल साइन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में आए कैसे, वहां पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखो, जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन होने का कारण हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन गया है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, एनी काइंड ऑफ अबनॉर्मल कंडीशन हुई है, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे। देखो, ये पर्टिकुलर पार्ट का हमने एक इमेज दिया है, बता रहे हैं कि पार्ट के अंदर ये वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर एंटीजन गया है, हमारी बॉडी के अंदर क्या गया है, कोई एंटीजन इंटर हुआ है। जैसे एंटीजन इंटर होगा हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होंगी, WBC। ये WBC का काम क्या होगा, फेगोसाइटोसिस करना। तो जैसे ही बॉडी में एंटीजन इंटर होगा, बॉडी के ब्लड में कौन प्रेजेंट है, WBC प्रेजेंट है। ये WBC जो फेगोसाइटोसिस का काम करेगा, पूरे ब्लड में जो WBC है वो किधर आ जाएंगी, इस एंटीजन को किल करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। इस एंटीजन को किल करने के लिए यहाँ पे कौन लेके आ रहा है WBC को, ब्लड लेके आएगा। अब पूरी बॉडी का ब्लड इस एंटीजन को किल करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस पार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होने से पार्ट कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा। पार्ट कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो पर्सन्स के इन्फ्लामेशन में पहला कार्डिनल साइन क्या देखने को मिलेगा, पेन, सॉरी रेडनेस देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, जब पर्सन्स के इतना ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ की जो ये वेसल्स है इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी बढ़ती है तो परमेबिलिटी बढ़ने से स्टामिन रिलीज होंगे। कौन सी सेल से, मास्ट सेल से स्टामिन रिलीज होंगे, मास्ट सेल से स्टामिन रिलीज होंगे और स्टामिन क्या करेंगे, पर्सन्स के अंदर पेन की कंडीशन लेके आएंगे। पेन की कंडीशन लेके आएंगे पर्सन्स के। दूसरा कार्डिनल साइन क्या होगा, दूसरा कार्डिनल साइन क्या होगा, पेन होगा। यस या नो, ठीक है, जिसको हमने डॉलर बोला है, जिसको डॉलर बोला है। 2 कार्डिनल साइन हो गए। तीसरा क्या होगा, देखो, पर्सन्स के अंदर स्टामिन रिलीज हो गए, पेन अराइज किया, ब्लड इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो गया है कि ये पार्ट एडिमेटस होगा। इस पार्ट में स्वेलिंग, जैसे नॉर्मल पहले वेसल्स थी, उस वेसल्स के अंदर नॉर्मल फ्लो हो रहा था ब्लड का, यहाँ पे इतना ज्यादा ब्लड अक्यूमुलेट हो गया कि वो पार्ट एडिमेटस, उसमें स्वेलिंग आ गई। उसमें क्या आ गई, स्वेलिंग। तो पार्ट एडिमेटस होगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, स्वेलिंग, ठीक है, जिसको हमने ट्यूमर बोला। 3 कार्डिनल साइन हो गए। चौथा देखते हैं, पर्सन्स के अंदर क्या होगा, इतना ज्यादा ब्लड बॉडी से पर्टिकुलर एंटीजन को मारने के लिए आया है तो उस ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होगा। हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर वैसे नॉर्मल ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा ब्लड एक साथ में आ जाएगा तो उसका और ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और पर्सन्स के एक साथ इतना ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो वो एरिया कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वो एरिया कैसा हो जाएगा, हीट एरिया हो जाएगा। और पर्सन्स के उस पार्ट में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा कि अब उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस। उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस। तो 5वां कार्डिनल साइन क्या था, फंक्शन क्या हो रहे थे स्टूडेंट, लॉस हो रहे थे, फंक्शन लॉस हो रहे थे। ये 5 कार्डिनल साइन आते हैं जब कंडीशन इन्फ्लामेशन की आती है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और 4 जो कार्डिनल साइन होते हैं इनको डिस्कवर किया था सेम्सस ने, ठीक है। और जो 5वां वाला कार्डिनल साइन फंक्शन जो लॉस हो रहे थे उसको व्रिचो ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट के नाम भी हमने यहाँ पे बताए। अब देखते हैं, ये इन्फ्लामेशन की बात होगी, आगे देखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन का हमने कारण देख लिया कि कौन सी कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, जेनेटिक कारण है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो रहा है। आगे देखते हैं, जेनेटिक कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वीकन द जॉइंट लीडिंग टू डिसलोकेशन एंड परमानेंट डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। देखो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, जॉइंट को वीक करने वाली डिजीज है। जॉइंट को धीरे धीरे क्या करेगी, इतना कमजोर बना देगी, इतने कमजोर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कर देगी, जॉइंट्स में मूवमेंट होना बंद हो जाएंगे। जॉइंट्स में मूवमेंट होना तो बंद हो गए, लेकिन जॉइंट्स में ऐसी अबनॉर्मलिटी लेके आ जाएगी
कि वो फिर लाइफ टाइम चेंज नहीं होने वाली है, वो परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट जॉइंट्स के अंदर अबनॉर्मलिटी आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम सपोर्टिव मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, रिपेयरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका कन्फर्मेटरी ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज नहीं करवाते। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इतने वीक हो जाएंगे कि उसमें डिसलोकेशन हो जाएगा, जॉइंट्स अबनॉर्मल हो जाएंगे, डिसलोकेटेड हो जाएंगे, और वो डिसलोकेशन अब क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। डिसलोकेशन क्या हो जाएगा, परमानेंट। आपको एक इमेज दिखाई गई है, इस इमेज के अंदर देखो, ये किसी पर्सन की एक फिंगर है, ये किसी पर्सन की एक फिंगर है। इस फिंगर का आगे से क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, फ्लेक्शन हो गया है इसका, फ्लेक्शन, ये परमानेंट हो गया। किसी पर्सन का, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी देखे होंगे, आगे से जो फिंगर होती हैं वो मुड़ी हुई होती है। आगे से कई बार जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं उसमें फिंगर आगे से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब इसको सीधा करते हैं तो सीधा होती नहीं है, क्योंकि ये जो डिफॉर्मिटी हुई है परमानेंट हुई है। डिफॉर्मिटी कैसी हुई है, परमानेंट। तो इस प्रकार से ये जो आगे वाला जॉइंट है, इसको कौन सा जॉइंट बोला, डिस्टल इंटरफेलेंजी जॉइंट, डीआईपी जॉइंट होता है। डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन वाले ट्रम को क्या बोलते हैं, दिस वन इज द मैलेट फिंगर। कौन सी फिंगर बोलते हैं स्टूडेंट, इसको मैलेट फिंगर। देखो 3 फिंगर दिखाएंगे आपको, तीनों की अबनॉर्मलिटी अलग अलग होगी। ये जो फिंगर है आगे से मुड़ गई है, कौन सी फिंगर बोला, मैलेट वाली फिंगर। ये परमानेंट डिफॉर्मिटी है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए और इस प्रकार की इमेज आए कि एक पर्सन की फिंगर ओनली कहां से मुड़ी है, ओनली डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट से मुड़ी है, तो कौन सी फिंगर बोलेंगे, मैलेट फिंगर। यस, क्लियर, ओके। आगे देखो, ये बात करते हैं कि इस प्रकार से जब कंडीशन होती है कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे। देखो पर्सन्स के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था। सबसे पहले क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था। और इन्फ्लामेशन के हमने देख लिए थे कि पर्सन्स के रेडनेस होती है, पेन होता है उस पार्ट का, हीट होता है उस पार्ट के अंदर। इसके अलावा वो पार्ट के अंदर स्वेलिंग आती है, और लास्ट में उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ये इसके 5 कार्डिनल साइन पड़े थे। जैसे ही पर्सन्स के अंदर स्वेलिंग आती है, उस स्वेलिंग वाले पार्ट को जब हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, पेन फील होगा। उस ट्रम को क्या बोला जाता है, टेंडरनेस। तो देखो व्हाट इज मीन ऑफ टेंडरनेस, टेंडरनेस कि व्हेन press the swelled part, patient feel pain, patient feel pain। जब भी पेशेंट के स्वेल पार्ट को हम प्रेस करते हैं तो पर्सन को पेन फील होता है, पेन फील होता है। उसको कौन सा टर्म बोलते हैं, टेंडरनेस। उसको क्या बोला जाता है, टेंडरनेस। नेक्स्ट वन है, पर्सन्स के नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। जॉइंट में क्या हो जाएगा, जकड़न आ जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगा। यानी जैसे पर्सन मॉर्निंग के अंदर जैसे उठेगा तो उठते टाइम पे उसके जॉइंट मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाइट के अंदर उसके जॉइंट एकदम फिक्स थे, वो एकदम रेस्ट की पोजीशन में सो रहा था। जैसे ही मॉर्निंग में उठेगा तो उठते टाइम पे उसके जॉइंट वैसे के वैसे रह जाएंगे, फिक्स रह जाएंगे। तो इस प्रकार की मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलती है पर्सन्स में। मॉर्निंग स्टिफनेस एट लीस्ट 30 मिनट, यानी 30 मिनट तक तो उसके जॉइंट काम ही नहीं करेंगे, वो फिक्स का फिक्स रह जाएगा। धीरे धीरे फिर हिलाना स्टार्ट करेगा तो दिन की एक्टिविटी के बाद में वो नॉर्मल होने लग जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह उसके मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जॉइंट्स। नेक्स्ट वन है, जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी हो रही है। भाई जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन से जो साइनोवियल फ्लूइड बन रहा था वो इतना थिक हो गया था कि जॉइंट डिसलोकेटेड। तो स्पंजी सॉफ्ट फीलिंग इन द जॉइंट्स, स्पंजी सॉफ्ट फीलिंग इन द जॉइंट्स। क्या होगा कि पर्सन्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड तो क्या होगा, डिक्रीज होगा और उसका थिकनेस हो जाएगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लॉस होती जाएगी। वहां पे पर्सन्स के अंदर स्पंजी बोन, अबनॉर्मल बोन का क्या होने लग जाएगा, फॉर्मेशन, अबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। सॉफ्ट फीलिंग इन द जॉइंट्स, जॉइंट में से फील होगा कि वो सॉफ्टनेस अराइज हो रही है ना, हार्डनेस खत्म हो रही है जॉइंट्स। पर्सन्स को एनोरेक्सिया हो जाएगा। व्हाट इज मीन ऑफ एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। पर्सन की एपेटाइट क्या हो गई स्टूडेंट, लॉस हो गई। पर्सन्स में एपेटाइट लॉस क्यों होगी,
कि ऑटो इम्यूनिटी के कारण पर्सन्स के अंदर क्या नहीं हो रहा, प्रॉपर रूप से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हमने इनटेक किया उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मसल्स इतनी वीक हो जाएंगी, पर्सन्स को क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा प्रॉपर रूप से, तो पर्सन्स के अंदर जो न्यूट्रिशन खाए, जो न्यूट्रिशन इनटेक किए, वो वेस्ट चले जाएंगे, और वेस्ट चले जाएंगे तो बॉडी के वेट नहीं बढ़ेगा, वेट क्या हो जाएगा, लॉस। वेट पर्सन्स में लॉस होगा, तो लॉस होने का कारण डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो वेट गेन नहीं होगा। पर्सन्स के अंदर एनीमिया आ जाता है। पर्सन्स में एनीमिया क्यों आता है स्टूडेंट? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारी जो बोन होती है, ये बोन है, ये हमने डायग्राम दिखाया आपको, एक बोन है, इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है, इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है, जिसको कौन सी कैविटी बोला, ये वाली कैविटी को मेडुलरी कैविटी बोला। इस मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मेरो होता है, बोन मेरो होता है। इस बोन मेरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनती है, ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि बोन के अंदर इतनी ज्यादा अबनॉर्मलिटी आ गई कि बोन के जो कैविटी थी उसके फंक्शन भी लॉस हो गए, तो बोन मेरो से किसका फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फॉर्मेशन नहीं होगा तो पर्सन में क्या आ जाएगी, एनीमिया आ जाएगी। पर्सन्स में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट वन है लो ग्रेड टेम्परेचर। भाई इन्फ्लामेशन है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, पर्सन्स में फटीग होगा, वीकनेस आएगी, पर्सन्स टायर्डनेस फील करेगा, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, पर्सन्स की बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, पर्सन्स में एनोरेक्सिया होगा। वैसे एनर्जी नहीं मिल रही है तो पर्सन्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे टायर्ड हो जाएगा, पर्सन्स कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स कब आते हैं, जब पर्सन्स के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड। देखो, ऑन ए विजिट ऑफ द क्लिनिक, मतलब जब एक पर्सन है वो क्लिनिक को विजिट कर रहा है, ए क्लाइंट रिपोर्ट द ऑनसेट ऑफ अर्ली सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ऑनसेट हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आएगा वो कौन से आएगा, द नर्स कंडक्ट ए फोकस असेसमेंट फॉर। क्वेश्चन समझ में आया कि एक पर्सन है वो क्लिनिक में विजिट करने गया है, उस पर्सन की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके सबसे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड कौन सा सिम्टम आएगा, जो नर्स यहाँ पे जब असेस करेगी तो उसको फोकस करेगी। देखो क्या है, लिमिट मोशन ऑफ जॉइंट पहला। सेकंड वन है डिफॉर्म जॉइंट ऑफ द हैंड्स के जॉइंट का क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। बिल्कुल होगा, लेकिन ये अर्ली नहीं होगा, जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी और उसके बाद में जाके जॉइंट्स क्या होंगे, डिफॉर्म्ड होंगे। तो ये तो कट कर दिया। 3 ऑप्शन आपके पास। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जब पर्सन सुबह जल्दी उठता है तो 30 मिनट हमने बोला था क्या रहता है, उसका स्टिफनेस रहता है, स्पाज्म रहता है। ये हो सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन और देखते हैं। रूमेटॉइड नोडुल्स, पर्सन के क्या बन जाएंगे, नोड्स बन जाएंगे पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे हमने पढ़ाई थे हैबर्डन्स के नोड्स, बुचर्ड्स के नोड्स, वो नोड्स बन जाएंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर नोड्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे। अबनॉर्मलिटी यहाँ पे आती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 रह गए, लिमिट मोशन ऑफ जॉइंट और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। देखो, लिमिट मोशन ऑफ जॉइंट तो एनी टाइम ही रहेंगे, जब कंडीशन रूमेटॉइड की होगी तो एनी टाइम ही रहेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे नाइट हो। लेकिन जब मॉर्निंग स्टिफनेस होगा वो अर्ली होगा। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस सबसे पहले फोकस किया जाता है किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। क्लियर? आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। देखो आगे बात करें, एक पर्सन के अंदर स्पेशल कुछ कंडीशन का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं पॉनस फॉर्मेशन। पॉनस फॉर्मेशन होता क्या है, ये साइनोवियल फ्लूइड एट जंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड के जंक्शन पे होगा, साइनोवियल फ्लूइड के जंक्शन पे होगा,
और पानस होता क्या, देखो ये आपका एक जॉइंट है, एक साइनोवियल जॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। इस साइनोवियल जॉइंट्स पे ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, बीच में क्या है इसके, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। अब देखो इसमें स्पेशल आपको कुछ अलग से फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, देखो ये इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पे राउंड दिखा रखा है, ये कुछ अलग प्रकार के टिश्यू है जो हमारे जॉइंट में क्या हो गई, इनकी ग्रोथ हो गई, हमारे जॉइंट्स में इनकी अबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। इनका फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, दिस इज द पानस फॉर्मेशन। पानस फॉर्मेशन क्या होता है कि अबनॉर्मल लेयर ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू की अबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एंड ग्रेनुलेशन कॉमन साइड कहाँ पे होता है, हमारे कॉर्निया के अंदर और हमारे जॉइंट की सरफेस के ऊपर। हमारी जॉइंट की सरफेस जो पर्टिकुलर जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, उन जॉइंट्स के ऊपर और कॉर्निया एरिया के ऊपर कुछ अबनॉर्मल फाइब्रोवेस्कुलर और ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है धीरे धीरे। उन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पानस फॉर्मेशन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है कई बार, किस प्रकार का जॉइंट आएगा, उस जॉइंट के अंदर आपको अबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू को इमेज दिखाएंगे, बोले किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बोलना है, दिस इज द पानस फॉर्मेशन। पानस फॉर्मेशन ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होना होता है, अबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ होना होता है। क्लियर, देखो आगे देखते हैं। एक इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि पर्सन की फिंगर सीधी नहीं है, ये मुड़ी हुई फिंगर है। इसके अंदर क्या हुआ कि ये जॉइंट्स के अंदर इस प्रकार से एक कर्वेचर आ गया, है, घूम गई है, फिंगर घूम गई है। अब की बार जो फिंगर घूमी है, ये फिंगर परमानेंट हो गई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिंगर के जॉइंट थे, इन जॉइंट के अंदर क्या था, साइनोवियल फ्लूइड था। ये साइनोवियल फ्लूइड क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, और साइनोवियल फ्लूइड होके बोन आपस में चिपक गई, मूव नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। देखो स्वान नेक डिफॉर्मिटी का मतलब होता है, स्वान होता है, बगुला होता है, उस बगुले की जैसे गर्दन होती है उस प्रकार की शेप आ जाती है, उस प्रकार की शेप आती है हमारी फिंगर में, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। इसमें होगा क्या, देखो ये वाला जॉइंट कौन सा, बोले पीआईपी। कौन सा जॉइंट है स्टूडेंट, पीआईपी, मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल का जॉइंट है, इस जॉइंट में तो क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा। हाइपर एक्सटेंशन का मतलब ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट नॉर्मली एक्सटेंडेड है, लेकिन ये ज्यादा मूव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंडेड। तो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल का जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड, और जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल का जॉइंट है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स्ड, बेंड हो जाएगा, और इस प्रकार की शेप आएगी, उसको क्या बोलेंगे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो सिंपल सी बात है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी के अंदर पीआईपी और डीआईपी, ये दो चीज याद रखना है, दोनों बहुत इजी है। पीआईपी के अंदर हाइपर एक्सटेंशन होता है और डीआईपी के अंदर फ्लेक्शन होता है, और कौन सी शेप आ जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। किस में आती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आती है। यस जानो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इससे उल्टा काम हो रहा है आपकी बार की कंडीशंस के अंदर। देखो ये किसी पर्सन की फिंगर है, इस फिंगर के अंदर ये आपका पीआईपी है, ये आपका पीआईपी है, ये आपका डीआईपी है। पर पीआईपी डीआईपी का मतलब तो समझ में, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ये इस प्रकार से आपको अब की बार कर्व बना। इसका उल्टा हो गया, अब की बार फ्लेक्शन किसका हुआ है, इससे उल्टा पीआईपी का हुआ है, और एक्सटेंशन किसका हुआ है, डीआईपी का हुआ है, एक्सटेंशन डीआईपी का हुआ है। तो इस प्रकार से जो फिंगर होंगी वो कौन सा डिफॉर्मिटी लेके आएंगी, दिस इज द बोटेनर्स फिंगर्स के अंदर क्या होगा, पीआईपी का हाइपर एक्सटेंशन, पीआईपी का डिस्टेंशन होगा, और स्वान नेक में पीआईपी का हाइपर एक्सटेंशन होगा। दोनों के अंदर जस्ट अपोजिट मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो आप इमेज देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। हमने यहाँ पे तीन डिफॉर्मिटी पढ़ी है, जो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आया। देखो आगे देखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं अल्नार डिविएशन।
भाई आपको पता है कि आपका जो थंब है इसके साइड कौन सी बोन, रेडियल वाली बोन है। आपकी लिटिल फिंगर की साइड कौन सी बोन, अल्नार वाली बोन है। हमारे हाथ धीरे धीरे इस अल्ना बोन के डिविएशन होने से, इसका अबनॉर्मलिटी होने के कारण हमारे हाथ किधर मुंह कर जाते हैं, अल्नर बोन की तरफ मुंह कर जाते हैं। इस प्रकार की डिफॉर्मिटी को अल्नर डिविएशन बोलते हैं। देखो धीरे धीरे पर्सन्स के हाथ हैं वो किधर मुंह किए जा रहे हैं, ये पर्सन्स की कौन सी बोन है, अल्ना वाली। ये अल्ना है, ये अल्ना है, ये कौन सी बोन है, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। पर्सन्स का धीरे धीरे हाथ अल्ना वाली बोन की तरफ मुंह करे, क्योंकि अल्ना की डिफॉर्मिटी हो रही है, यहाँ पे अल्ना की डिफॉर्मिटी हो रही है, और पर्सन्स के अंदर अल्ना की डिफॉर्मिटी होने से कंडीशंस के पर्सन्स के हैंड्स हैं वो इस प्रकार से मुंह कर जाएंगे, हैंड्स इस प्रकार से मुंह कर जाएंगे। कौन सी कंडीशन स्टूडेंट, अल्नार डिविएशन, अल्नार डिविएशन इस प्रकार से मुंह कर जाएंगे। क्लियर, ये कुछ फिंगर से रिलेटेड अबनॉर्मलिटी। आगे बात करते हैं, ये साइन सिम्टम हमने पढ़े। अब आगे बात करते हैं कि कंडीशंस में कारण का पता चल गया कि ऑटो इम्यून है, साइन सिम्टम का पता चल गया कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या आ रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, देखो फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या पता चलेगा, एक तो पर्सन्स के अंदर जो डिफॉर्मिटी है, ठीक है, डिफॉर्मिटी है उसका पता चल रहा है, एक बात। दूसरा मॉर्निंग स्टिफनेस, पर्सन्स के 30 मिनट तक मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग पर्सन्स के पैरों में या जॉइंट्स में जकड़न आ गई है ये। इसके अलावा पर्सन्स के अंदर अबनॉर्मल शेप ले लिया है, जैसे अल्नार डिविएशन होना, ठीक है, स्वान एक डिफॉर्मिटी, बाउटेंस, इसके अलावा मेलेट फिंगर, ये सारी फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री कलेक्शन की बात करें, ये ऑटोइम्यून जेनेटिक फैक्टर है। यदि किसी पेरेंट्स के इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जीन होते हैं, हर जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है, और जीन का डिफेक्ट पेरेंट्स में है तो उसके बच्चों में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, प्रीवियस बोन का अक्सर करते हैं। बोन अक्सर के अंदर देखते हैं कि जो जॉइंट प्रभावित हुआ वो कितना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो अबनॉर्मल डिफॉर्मिटी आई है वो डिफॉर्मिटी कितनी आई है। बोन की डिफॉर्मिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, बोन का अक्सर करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, तो ये है, दिस वन इज द ANS, एंटी न्यूक्लिएटेड एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी न्यूक्लिएटेड एंटीबॉडी टेस्ट, दिस वन इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट, दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट। देखो जो ANA है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, क्या होगा, जब पर्सन्स के रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, वो एंटीबॉडी हमारी नॉर्मल सेल के अगेंस्ट, न्यूक्लियर सेल के अगेंस्ट काम करने लग जाएगी, और वो बॉडी में प्रेजेंट है। इसका मतलब कंडीशन कौन सी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशंस में जो ANA या जो रूमेटॉइड कंडीशन आती है वो कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, लूपस एरिथेमेटस, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन का ऑटो इम्यूनिटी अराइज करने वाली है, जिसको लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं, लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा सीजोग्रेन सिंड्रोम पढ़ा था, किसी पर्सन्स की आई ड्राई हो जाती है, किसी पर्सन्स का माउथ ड्राई हो जाता है, माउथ और आई ड्राई हो जाती है, उस कंडीशन को सीजोग्रेन सिंड्रोम पढ़ा था। सीजोग्रेन सिंड्रोम होता है, ये कॉम्प्लिकेशन भी होता है इसका, पोलीमायोसाइटिस, भाई जॉइंट्स में हुआ तो मसल्स में भी होगा, और मल्टीपल मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो भी किसके कारण होता है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण, और मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज है, वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये सारी ऑटो इम्यूनिटी है, सारी ऑटो इम्यून डिजीज है। स्किन की लूपस एरिथेमेटोसिस, इसके अलावा आई और माउथ के अंदर सिक्रेशन कम करने वाली कंडीशन सीजोग्रेन सिंड्रोम, मसल्स में, मल्टीपल मसल्स में ऑटो इम्यून पोलीमायोसाइटिस, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अबनॉर्मल TB इसी में देखने को मिलती है। क्लियर। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, कंफर्मेटरी बता दिया। आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ड्रग NSAID ड्रग्स यूज करवाते हैं पर्सन्स के अंदर, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स,
यानी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी देते हैं? आइबुप्रोफेन देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट? आइबुप्रोफेन को हमने पहले पढ़ा था, ये खाना खाने के साथ में दिया जाता है। किसके साथ देते हैं? विथ मील देंगे इसको, विथ मील या खाना खाने के बाद में देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टोमक जीआईटी के अंदर इरिटेशन करता है स्टूडेंट, जीआईटी में इरिटेशन करता है, और इरिटेशन को बचाने के लिए तो पहले हमने ड्रग दे दिया NSAID इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। सेकंड ड्रग दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सेकंड ड्रग्स कौन सी दिया है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे? पर्सन्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन कंडीशन आ रही है, उस इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग से रिलेटेड जो कंडीशन अबनॉर्मल हो रही है उसको ट्रीट करते हैं। इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ये भी एक तरह से स्टेरॉइड का काम करेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वन है स्पेशल थेरेपी है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज करवाते हैं। स्पेशल थेरेपी DMARDS की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? दिस इज द डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। इसकी शॉर्ट में है कि DMARDS डिजीज मॉडिफाइड ड्रग्स। किसके लिए? रूमेटॉइड के लिए। एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती हैं जो स्पेशल थेरेपी होती है। किसके लिए होती है? ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन सी ड्रग यूज करवाते हैं? DMARD के अंदर कौन सी? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जो अभी ड्रग्स फेमस है, जो किस में यूज करवाते हैं? स्पेशली जो कोरोना वाले पर्सन्स होते हैं उनमें कंडीशन को कम करने के लिए यूज करवाते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या है? एक ऐसी कंडीशन जो ऑटो इम्यूनिटी को कम करने में यूज करवाते हैं, स्पेशल ड्रग होती है। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है स्टूडेंट? तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? मेथोट्रेक्सेट। क्या होगी? मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मेथोट्रेक्सेट होती है, उसको हम एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करेगी? अबनॉर्मल टिश्यू को बनने नहीं दे। यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? अबनॉर्मल बोन का डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मल बोन के कारण डिफॉर्मिटी आ रही है, उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथोट्रेक्सेट, जो DMARDS के अंदर इन्वॉल्व करवाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की? तो क्या बता देना है? मेथोट्रेक्सेट। और इसी ड्रग को ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं कौन सी कंडीशन के? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होती है? मेथोट्रेक्सेट होती है। ये क्या है? एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने पर्सन्स को मेथोट्रेक्सेट तो दिया है या फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया है, तो इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। पर्सन्स को लंबे समय तक लेना पड़ती है क्योंकि ये इजीली ट्रीट नहीं होने वाली है। लॉन्ग टर्म थेरेपी देते हैं तो इसके साइड इफेक्ट आएंगे। और साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे? अपसेट स्टोमक, क्योंकि स्टोमक के अंदर बार बार ज़्यादा पर्सन्स के अंदर ये ड्रग दी जा रही है तो पीएच का अबनॉर्मलिटी आएगा और पर्सन्स के अंदर इरिटेशन होंगे, स्टोमक के अंदर अपसेट होगा, पर्सन्स में नोजिया होने की शिकायत रहेगी और पर्सन्स को क्या रहेगा? ड्रग्स इनटेक करने से डायरिया होगा। तो डायरिया होना, नोजिया होना और पर्सन्स का जीआईटी में इरिटेशन होना, कौन सी कंडीशन? DMARDS। ठीक है, डिजीज मॉडिफाई एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स यूज करवाने से होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि DMARD के अंदर कौन सी ड्रग्स? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन और मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स यूज करवाते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की? तो दिस इज द मेथोट्रेक्सेट, या इसको ड्रग ऑफ चॉइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी बोलते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट विथ सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक पर्सन की कौन सी कंडीशन है? सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, प्रेस्क्राइब्ड मेथोट्रेक्सेट। कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब किया भाई? मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसको प्रेस्क्राइब किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द नीड ऑफ फर्दर टीचिंग? यानी एक पर्सन के रूमेटॉइड आर्थराइटिस का
मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स लिया जा रहा है, इनमें से एक स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे नर्स टीच करेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द नीड ऑफ द फर्दर टीचिंग, कि ऐसा स्टेटमेंट देगा पेशेंट कि नर्स को फिर वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वो गलत बोल रहा है ऐसा कुछ स्टेटमेंट। तो देखो पहला कौन सा है गलत, उनमें से देखते हैं। आई विल टेक माई विटामिन वाइल आई एम ऑन दिस ड्रग, जब ये ड्रग इंटेक करूं तो मैं विटामिन की ड्रग भी मेरे साथ में ले सकता हूं, ठीक है, हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो आई मस्ट नॉट ड्रिंक एनी एल्कोहल वाई आई एम टेकिंग दिस ड्रग, वेरी गुड, ये अच्छी बात है कि ये ड्रग लेना है तो एल्कोहल नहीं इंटेक करेंगे क्योंकि इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तो एल्कोहल इंटेक नहीं करना है, ठीक है। आई शुड ब्रश माई टीथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है, तो एवरी मील जैसे मील करेंगे तो उसके बाद में ब्रश को क्या करना है, सॉरी टीथ को ब्रश करना है। यस, आई विल कंटिन्यू टेकिंग माई बर्थ कंट्रोल पिल्स, हाँ बर्थ कंट्रोल पिल ले सकते हो आप, ठीक है, ये आप इसको प्रभावित नहीं करेगी, भाई एल्कोहल इंटेक नहीं करना, जब ये ड्रग्स ले तो क्या नहीं करना, एल्कोहल इंटेक नहीं करना है। आफ्टर मील के बाद में ब्रशिंग करनी है ताकि टीथ के ऊपर अबनॉर्मल डिपोजिशन नहीं हो, और पर्सन्स को और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को कंटिन्यू रखा सकता है अगले 6 महीने तक, बाद में जाके हम कम बंद कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यू रख सकते हैं। जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आई विल टेक माई विटामिन वाई आई एम दिस ड्रग, जब ये ड्रग्स लूँ तो मैं मेरी विटामिन की ड्रग्स को कंटिन्यू रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। देखो क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विटामिन, जैसे कोई पर्सन मेथोट्रेक्सेट लेता है तो मेथोट्रेक्सेट क्या करेगी, पर्सन्स के अंदर जब हम विटामिन भी साथ करेंगे तो मेथोट्रेक्सेट और विटामिन की तरह से इफेक्ट कम हो जाएगा, मेथोट्रेक्सेट का इफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे फोलिक एसिड होती है उसका एंटागोनिस्ट अराइज करवाती है मेथोट्रेक्सेट, तो इस प्रकार से हम विटामिन की ड्रग्स इस मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने जो ड्रग्स पढ़ी है उन्हीं का एक चार्ट के रूप में देख रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो मेडिसिन है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इमेज में दिखाया गया है कि एक पर्सन्स के अंदर पहले हम ड्रग कौन सी दे रहे थे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आइबुप्रोफेन पर्सन्स को दे रहे थे, ठीक है, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। नेक्स्ट वन ड्रग्स दे रहे थे कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, स्वेलिंग को कम करती हैं, पर्सन्स के अंदर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, इसलिए कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक पर्सन कोर्टिकोस्टेरॉइड लेगा तो किसके रिस्क रहने के चांस रहेंगे, पीएच कम होने के चांस रहते हैं, एसिडिक पीएच ये डेवलप करती है ये ड्रग्स ज़्यादा यूज करने से। नेक्स्ट वन है डिजीज मॉडिफाई एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, DMARDS में हमने ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी पढ़ी थी, ड्रग ऑफ चॉइस मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन इस ड्रग को भी ज्यादा लंबे समय तक लेने से क्या होगा स्टूडेंट, जीआईटी का अपसेट होगा, जीआईटी अपसेट होगी, नोजिया होगा और पर्सन्स में डायरिया हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और पर्सन्स के अंदर जीआईटी अपसेट हो। लेकिन ये मॉडिफाई स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो हमने यहाँ पे 2 पढ़ी हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरोक्विन और मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स इनमें दी जाती है। देखो आगे देखो, नेक्स्ट वन है जेनस काइनेज इनहिबिटर्स, जिसको जेके इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं जो कंडीशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उन एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती हैं, इनकी हम आगे बात करेंगे। और बायोलॉजिक सब्सटेंस भी देते हैं पर्सन्स को ताकि क्या नहीं हो, आगे जाके कंडीशन ज्यादा सीवियर नहीं हो, ठीक है, नेचुरली थिंग्स अप्लाई करवाते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, हम इनके आगे देखो थोड़ा डिटेल देखते हैं। हमने पढ़ा था बायोलॉजिक DMARDS ड्रग्स पढ़ी थी, तो ये कौन कौन सी हैं, देखो बायोलॉजिक्स DMARDS ड्रग्स, जिसके अंदर एग्जांपल है टॉसिलिजुमेब, इसके अलावा एडालिजुमेब, इसके अलावा एनाकिनरा, इसके अलावा इनफ्लेक्सिमेब और रिटॉक्सिमेब। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये बायोलॉजिक्स ड्रग्स हैं। तो बायोलॉजिक्स ड्रग्स के अंदर टॉक्सिलिजुमेब, एडालिजुमेब, एनाकिनरा और इनफ्लेक्सिजुमेब और
रेटोक्सिजुमेब, ये सारी बायोलॉजिकल्स डीएमआरडी है, बायोलॉजिकल्स डीएमआरडी है। ओके, ये बायोलॉजिकल्स डीएमआरडी हम देते हैं पर्सन्स के अंदर ताकि क्या हो, नेचुरली जॉइंट्स के अंदर जो अबनॉर्मलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, तो नेचुरली बनाने की कोशिश करते हैं पर्सन्स को। अब देखो यहाँ पे एक नोट लगा हुआ है, हम नोट लगा के बात करते हैं कि एक पर्सन्स को कौन सी डाइट दे सकते हो आप। रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पर्सन्स को आप बनाना खिला सकते हो। बनाना क्यों खिला सकते हो, उसका देखो लॉजिक क्या है कि बनाना आर द हाई इन मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, क्योंकि बनाना के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमने पहले पढ़ा था कि पोटेशियम रिच डाइट क्या होती है स्टूडेंट, बनाना होती है। पोटेशियम रिच डाइट क्या होती है, बनाना होती है। तो एक पर्सन जब बनाना खाएगा तो उसके मैग्नीशियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, और मैग्नीशियम पोटेशियम बोन में जाके डिपॉजिट होंगे और बोन को क्या करेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे। बोन बनाने वाले फैक्टर हैं, तो डेंसिटी बढ़ाने वाले बोन के फैक्टर हैं। तो मैग्नीशियम में ऑल्सो एलिवेट आर्थराइटिस सिम्टम्स, एलिवेशन मतलब कम करेगा, आर्थराइटिस के सिम्टम कम करेगा, इसलिए बनाना खाएंगे तो सिम्टम्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होंगे पर्सन्स के। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने अभी एक ड्रग पढ़ी थी एडालिजुमेब, ठीक है, जो बायोलॉजिक डीएमआरडी थी, डीएमआरडी। देखो पर्सन्स क्या कर रहा है, ये ड्रग्स इनटेक कर रहा है, ठीक है। एडालिजुमेब इज गिवन टू ए क्लाइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज कर रहा है जो किसको ट्रीट करने में यूज करवाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में यूज करवाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद दिस मेडिकेशन। इस मेडिकेशन से रिलेटेड साइड इफेक्ट क्या होंगे। एडालिजुमेब बायोलॉजिकल डीएमआरडी थी और इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट की बात करना है, नमनेस, डायरिया, यूरिनरी रिटेंशन, वेट गेन। ठीक है, तो देखो नमनेस, डायरिया, यूरिनरी रिटेंशन, वेट गेन। पर्सन्स में वेट गेन नहीं होगा, इसमें वेट गेन नहीं होगा, ये एक तरह से नेचुरल। यूरिनरी रिटेंशन ये रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा डायरिया इसमें बहुत कम होता है। इसके अलावा जो मेथोट्रेक्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। नमनेस इज द मोस्ट कॉमन कारण। साइड इफेक्ट होता है जब पर्सन ज़्यादा इसको यूज करता है तो धीरे धीरे क्या कर देती है, नर्व को सप्रेस करती है और पर्सन में क्या लेके आती है, लॉस ऑफ सेंसेशन। कौन कौन सी ड्रग्स फूड नहीं देना है, जिस पर्सन के रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको कौन से फूड नहीं देना है, क्योंकि ऐसे फूड देने से क्या होगी, कंडीशन ज़्यादा सीवियर होगी। तो कौन से फूड नहीं देना है, पर्सन्स को हाई ऑन शुगर, ऐसे फूड जिसमें ज़्यादा शुगर होती है, जैसे पर्सन शुगर फ्री खाने को इंटेक करना चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे गुलाब जामुन वगैरह इंटेक नहीं करने, ये ज़्यादा शुगर वाले होते हैं और ज़्यादा शुगर वाली कंडीशन ये ज़्यादा क्रिटिकल कर लेके आएंगे। तो पर्सन्स में क्या नहीं करना है, हाई शुगर वाले फूड को नहीं खाना है। ठीक है, इसके अलावा सेचुरेटेड फैट, ऐसी फैट जो डायरेक्ट जाके डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, जैसे घी होता है, ये घी आप नॉर्मल से ज़्यादा इंटेक करोगे तो ये सेचुरेशन अराइज करेगा वेसल्स में जाके, तो सेचुरेटेड फैट यूज नहीं करवाते हैं पर्सन्स को। ठीक है, इसके अलावा ट्रांस फैट भी यूज नहीं करवाते हैं, ये भी जाके डिपॉजिट होगी और अबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा। ग्लूटिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन को भी इंटेक नहीं करवाना, ये भी क्या करती है, एक तरह से ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा एस्पार्टेट प्रोटीन नहीं खिलानी है। इसके अलावा ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं खिलाना है, तो फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों नहीं खिलानी है। और कौन सी नहीं खिलानी है, हाई शुगर हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खिलाना है, सेचुरेटेड फैट नहीं खिलानी है, ओमेगा 6 फैटी एसिड नहीं खिलानी है। इसके अलावा ग्लूटिन और एस्पार्टेट जो एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनको भी नहीं खिलाना। ये सारी क्या करेंगी, कंडीशन को ज़्यादा बढ़ाएंगी, सीवियर कर देंगी। तो खिलाना क्या है, फिर सभी नहीं खिलाना, तो खिलाना है ओमेगा 3 को। ओमेगा 3 को खिला सकते हो, ये बेस्ट है, मतलब फैटी एसिड है लेकिन बेस्ट फैटी एसिड है। ओमेगा 3 एसिड इज योर डाइट में रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन। देखो 6 तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को बढ़ाएगी जबकि 3 इन्फ्लामेटरी कंडीशन को कम करेगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 2 ऑप्शन मिलेंगे कि विच डाइट इज अवॉइड इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ओमेगा 6 को अवॉइड करना है, ओमेगा 3 को अवॉइड नहीं करना है, इसको दे सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज इन द एक्यूट फेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। भाई स्टार्टिंग में अभी अटैक हुआ है, किसका अटैक हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक हुआ है। इन विच ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कौन सी प्रायोरिटी शुड द नर्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग गोल्स। तो कौन सी, जैसे सबसे पहले अटैक होगा, एक्यूट अटैक होगा,
तो यहाँ पे नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी कि जैसे ही पर्सन्स के रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक्यूट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो उस कंडीशंस में पर्सन्स को नर्स जो प्रायोरिटी देगी उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनने वाली है, प्रायोरिटी हम सीक्वेंस में देते हैं कि जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है तो पहले उसको कम करो, फिर उससे छोटी कंडीशन या छोटी प्रॉब्लम उसको ट्रीट करेंगे, लास्ट में जो मतलब बहुत कम सीवियर है उसको ट्रीट करते हैं, इस सीक्वेंस में ट्रीट करेंगे। तो रिलीव पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेन होता है, उसको रिलीव करना है। प्रिजर्विंग जॉइंट फंक्शन, जॉइंट के फंक्शन को प्रिजर्व करना है, तो ये प्रायोरिटी नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो प्रिजर्व कब करेंगे, जब वो मेजर सिम्टम्स हैं उनको रिलीज करेंगे। मेंटेनिंग यूजुअल वे ऑफ अकम्प्लिश्ड टास्क, मेंटेनिंग यूजुअल वे ऑफ अकम्प्लिश्ड टास्क, ये कोई प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। प्रिवेंटिंग जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट डिफॉर्मिटी को हम प्रिवेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या प्रायोरिटी करना है, पर्सन्स के पेन को रिलीव करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, पेन को रिलीव करना है। जब पेन रिलीव हो जाएगा तो दूसरा काम डिफॉर्मिटी को सही कर लेंगे, दूसरा काम डिफॉर्मिटी को, तीसरा काम जॉइंट के फंक्शन को बचा लेंगे, और जॉइंट के फंक्शन को बचाने के बाद में चौथा काम जो टास्क दिया था उसको हमने अकम्प्लिश कर देना। इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पेन को कम करना, दूसरी प्रायोरिटी डिफॉर्मिटी को कम करना, तीसरी प्रायोरिटी पर्सन्स के फंक्शन को रिस्टोर करना, और चौथी प्रायोरिटी है अकम्प्लिश द टास्क। क्लियर। आगे बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। पर्सन्स के मेडिकल मैनेजमेंट से काम नहीं चला, मेडिसिन देते गए लेकिन पर्सन्स ट्रीट ही नहीं हुआ, पर्सन्स के अंदर जो साइन सिम्टम थे वो उतने रह गए या पर्सन्स में कम ही नहीं हुए, तो फिर क्या कर देना है, मेडिसिन से काम नहीं चले तो सर्जरी कर देना। चलो सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो पहला सर्जिकल मैनेजमेंट होता है साइनोवेक्टोमी, रिमूव ऑफ द डैमेज पार्ट एंड इंसर्ट प्रोस्थेसिस। साइनोवेक्टोमी का मतलब होता है तो जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड है, ठीक है, उस फ्लूइड के अबनॉर्मलिटी थिकनेस होने के कारण बोन कुछ पार्ट टूट गए थे, उस डैमेज वाले पार्ट को बाहर निकाल दो और आर्टिफिशियल पार्ट डाल दो, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस डिवाइस यूज करवा सकते हैं, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया कि इस बोन का ये पार्ट है वो डैमेज है, ठीक है, आपको व्हाइट के अंदर डैमेज दिख रहा है, इसको हमने बहुत सारी मेडिसिन खिला दी लेकिन फिर भी ट्रीट नहीं हुआ, तो काम करो कि इस पार्ट को निकाल दो, यहाँ पे कुछ स्टील का ऐसे कुछ लगा देंगे जो प्रोस्थेसिस होगा, जो प्रोस्थेटिक डिवाइस होगा, तो प्रोस्थेटिक डिवाइस यूज करवाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट को निकाल कर, और इस प्रकार से फिर वो काम करेगी, परमानेंट काम करने लग जाएगी। तो ये तो होती है साइनोवेक्टोमी। इसके अलावा नेक्स्ट वन करते हैं आर्थ्रोसेंथेसिस। आर्थ्रोसेंथेसिस में क्या हुआ कि हमने पढ़ा था कि साइनोवियल जो फ्लूइड थे वो इतने ज़्यादा थिक हो गए थे कि मूव नहीं करवा रहे थे, तो थिक वाले फ्लूइड को निकाल देंगे, बाहर से नया फ्लूइड डाल देंगे, थिन वाला फ्लूइड डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की सर्जरी को बोलते हैं आर्थ्रोसेंथेसिस। नेक्स्ट वन है आर्थ्रोप्लास्टी। जॉइंट्स हैं वो क्या हो गए थे, इतने ज़्यादा वीक हो गए थे, उनके अंदर डिफॉर्मिटी आ गई थी, उस पार्ट को रिपेयर कर देंगे, मतलब जो खराब पार्ट को निकाल के उसको वापस नया बना देंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे आर्थ्रोप्लास्टी, रिपेयर द जॉइंट्स, जॉइंट्स को हमने रिपेयर कर दिया। नेक्स्ट वन है आर्थ्रोडेसिस। हमने पहले भी पढ़ा था आर्थ्रोडेसिस का मतलब क्या होता है कि क्या हुआ कि ये जो जैसे सपोज करो कि ये हमारा रिस्ट का जॉइंट है, ये जॉइंट फिक्स हो गया, हमने बहुत ट्राई किया कि ये मूव कर जाए लेकिन मूव नहीं हुआ, तो एक काम करो, जब पर्सन मूव कराएगा तो उसकी पेन होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, तो उस पार्ट को फिक्स कर दो, ऐसे इसके सपोर्ट लगा देंगे दोनों तरफ कि ये पार्ट क्या हो गया फिक्स, अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए ऐसे ही बना देंगे इसको, ठीक है। फिर हम किसी अदर सपोर्ट से चलेंगे लेकिन इस पर्टिकुलर जॉइंट को फिक्स कर देंगे। कौन सी सर्जरी कहलाएगी, आर्थ्रोडेसिस। तो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंडेसिस। का मतलब होता है ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते, सिंडेसिस का मतलब होता है नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट नहीं होते उनको सिंडेसिस बोलते हैं। और आर्टिफिशियल एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस का मतलब होता है जॉइंट फ्यूज होना, जॉइंट फ्यूज होना, तो यहाँ पे जॉइंट को हमने परमानेंटली फ्यूज कर दिया है, और आर्टिफिशियली किया है तो आर्टिफिशियल एनकाइलोसिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉमनली रेफर्स टू द जॉइंट फ्यूजन, ठीक है। तो जॉइंट को फ्यूज कर देते हैं, तो बोन का सपोर्ट लगा के स्क्रू लगा देंगे बोन के, फिर हिलेगी नहीं बोन, टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, आर्थ्रोडेसिस। ये नेक्स्ट होते हैं सर्जरी क्या, पर्सन्स के अंदर
रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, उसके साइन सिम्टम क्या होंगे, साइन सिम्टम सॉरी नहीं, कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो फिर कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे, कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे। कौन से कॉम्प्लिकेशन आएंगे? पहला ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? पोरस डिजीज है। पर्सन के लंबे समय तक ऐसा ही कुछ चलता रहा तो बोन में छेद हो जाएंगे, बोन में होल बन जाएंगे, पर्सन की हाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि बोन में छेद हो गया, बोन की हाइट छोटी, तो पर्सन की हाइट भी छोटी होगी भाई, तो इसको बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम जो आपको इमेज में दिख रहा है, ये हमारे जो हैंड्स है इसके इधर वाली नर्व को बोलते हैं रेडियल नर्व, इधर वाली को बोलते हैं अल्नार नर्व, और एक बीच में होती है उसको बोलते हैं मीडियल नर्व। तो देखो इस पर्सन की ये मीडियल नर्व है, इस मीडियल नर्व का यहाँ पे दब गया, कंप्रेस हो गया, तो ये मीडियल नर्व आपको जहाँ जहाँ पे सप्लाई कर रही है उस पार्ट के अंदर क्या होगा? सेंसेशन नहीं जाएगा। कौन सा सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम। पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी नर्व की प्रॉब्लम? मीडियल नर्व की प्रॉब्लम। स्टूडेंट कौन सी नर्व की प्रॉब्लम होती है? मीडियल नर्व। तो यहाँ पे डिफॉर्मिटी हो जाती है बोन में, और बोन की डिफॉर्मिटी से कौन सी नर्व दब जाती है? मीडियल नर्व दब जाती है। कौन सी कंडीशन? कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वन है रायनॉइड सिंड्रोम। रायनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है? ये जो पर्सन्स के दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई होती है इस पार्ट को, इस जॉइंट के आगे की डिफॉर्मिटी के बाद में इसको ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो डिस्टल वाला पार्ट वाइट हो जाएगा, डिस्टल वाला पार्ट वाइट हो जाएगा और साइनोसिस क्रिएट करेगा। पहले साइनोसिस होगा, धीरे धीरे फिर जॉइंट के अंदर अबनॉर्मलिटी से आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो पार्ट लास्ट से वाइट हो जाएगा। पेलर क्यों होगा? क्योंकि एनीमिया हो रहा पर्सन्स। तो रायनॉइड्स के अंदर क्या होगा? पहले पर्सन्स का पर्टिकुलर पार्ट पेलर होगा, फिर साइनोसिस और पेलर देखने को मिलेगा। ये कंडीशन को क्या बोलेंगे? रायनॉइड सिंड्रोम। नेक्स्ट पर है सीजोग्रेन सिंड्रोम, ड्राई आई ड्राई माउथ। इसमें क्या होगी? ये आपको दिख रही है कौन सी ग्लैंड है? ये लैक्रिमल ग्लैंड है। ये कौन सी ग्लैंड है स्टूडेंट? लैक्रिमल ग्लैंड है, जो आई में टीयर का सिक्रेशन करती है। अब आई में टीयर का सिक्रेशन नहीं होगा तो आई क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। आई ड्राई हो जाती है इस सिंड्रोम में। इसके अलावा ये कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको हमने बोला, कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड है। इसके अलावा ये कौन सी ग्लैंड है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स है और स्वेट ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड हैं जो क्या हो रही हैं? यहाँ पे सलाइवा का सिक्रेशन कर रही है। किसका सिक्रेशन कर रही हैं? सलाइवा का। पर्सन्स के अंदर इन ग्लैंड के अंदर कंडीशन अबनॉर्मल या ऑटो इम्यूनिटी के कारण सलाइवा नहीं बनेगा तो माउथ क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। टीयर का सिक्रेशन नहीं होगा तो आई क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। कौन सा कंडीशन कहलाएगा? सीजोग्रेन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो तीन कंडीशंस कॉम्प्लिकेशन आते हैं ऑटोनोमिक कंडीशन, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। यस, आगे देखो कार्पल टनल की दो बातें और करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्पल टनल के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट? फेलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? फेलन टेस्ट। देखो फेलन टेस्ट क्या है? जैसे एलन पढ़ा था वैसे फेलन है। एलन में क्या पढ़ा था कि हमने अल्नर और रेडियल को कंप्रेस करके आगे के पार्ट के अंदर साइनोसिस को चेक कर रहे थे। तो इस प्रकार से मीडियल नर्व का टेस्ट को कौन सी बोलेंगे? फेलन टेस्ट। क्या किया कि होल्डिंग द रिस्ट इन मैक्सिमम फ्लेक्शन फॉर अप टू 60 सेकेंड। 1 मिनट तक जितना ज़्यादा हो सके इस रिस्ट को हमने फ्लेक्स कर दिया, जितना ज़्यादा हो सके रिस्ट को हमने फ्लेक्स कर दिया, और फ्लेक्स करने के बाद में नमनेस पैरास्थेसिया ऑन द फर्स्ट 3 फिंगर इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। पहले 3 फिंगर्स के अंदर, फर्स्ट 3 फिंगर्स के अंदर क्या हो गया? सुन हो गई, पैरास्थेसिया हो गया, नमनेस हो गया, कंडीशन कंफर्म हो गई। कौन सी? कार्पल टनल सिंड्रोम। यस, ये टेस्ट होता है फनल टेस्ट। ये तो हमने इस प्रकार से किया। दूसरा टेस्ट है जिसको बोलते हैं डुरकन्स टेस्ट। डुरकन्स टेस्ट में क्या हुआ? हमने पर्सन्स के ये जो रिस्ट है, इस रिस्ट के बीच में मिडिल नर्व को हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हम कई देर तक, कितने टाइम तक कंप्रेस करना है? कम से कम 1 मिनट तक। 1 मिनट तक हमने अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑफ द थंब ऑफ कार्पल टनल पे।
कार्पल टनल पे हमने क्या किया, 1 मिनट तक प्रेस किया। 1 मिनट पे प्रेस करने के बाद में पैरास्थेसिया इन मीडियल नर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन इन कंसीडर्ड पॉजिटिव। यदि पैरास्थेसिया हो जाए, मीडियल नर्व भी पैरास्थेसिया हो जाए, आगे सेंसेशन नहीं जाए, तो कौन सा सिंड्रोम, ड्रुकन सिंड्रोम। तो देखो दो टेस्ट पढ़े हमने, नोट सिंड्रोम, 2 टेस्ट पढ़े, फेलन टेस्ट और ड्रुकन टेस्ट। फेलन के अंदर हमने फ्लेक्स किया, ड्रुकन में हमने कंप्रेस किया। किसकी पेटेंसी को चेक किया है, यहाँ पे मीडियल नर्व के आगे पर्सन्स के अंदर सेंसेशन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कई बार एग्जाम के अंदर इमेज से भी पूछ लेते हैं, बोले ये जो इस प्रकार से इमेज दिखाई दे रही है कौन सा टेस्ट है, तो बोले ड्रुकन टेस्ट। इस प्रकार से पर्सन अपने हैंड को फ्लेक्स कर रहा है, कौन सा टेस्ट है, फेलन टेस्ट। दोनों टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, तो बोले दोनों टेस्ट रहते हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाते। क्लियर, ओके। तो इस प्रकार से कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज हमने जो बात की है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो बहुत सारी कंडीशन लेके आती है, कॉम्प्लिकेशन लेके आती है, जिसकी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो एग्जाम के अंदर इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी हमने लो लेवल से लेकर इजी वे से लेकर एक तरह से हार्ड या फिर हाई लेवल तक के क्वेश्चन की हमने यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है, तो आई होप you easily understood this kind of disease condition. Okay, thank you.